हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए मैंने आपको एमसीक्यू का जो सीरीज़ है वो लॉन्च किए हैं, कोर्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो हम लोग टारगेट रखे हैं डेली जो है 15 एमसीक्यू को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है हम लोग का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपका 26 मई को है ना। तो अभी से 2024, ठीक है। और अभी आज हमारा जो टारगेट है दिन है वो 5 जुलाई के आसपास है। ठीक, तो 5 जुलाई से लेकर 26 मई तक अगर देखेंगे तो अभी लगभग 11 महीने का टाइम है। और डेली हम लोग कुछ कुछ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों इतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है, कि यूपीएससी प्रीलिम्स को निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपका जीएस बहुत स्ट्रांग होगा। मैं आपको इसी तरह से सीसेट के लिए भी डेली जो है कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको जो है 15-20 दिन में वो भी हमारा सीरीज जो है वो चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको 1 से 15 तक क्वेश्चन करवा दिए थे और हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आपको अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, तो एक तरफ देखिए हमारा इंग्लिश का पीडीएफ है, ठीक है, और दूसरी तरफ दोस्तों हमारा हिंदी का पीडीएफ है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। एक आपको परिच्छेद दिया हुआ है, ठीक है, उसको पढ़िए और उसके आधार पर बताना है कि कौन सा चीज़ के बारे में ऊपर लिखा हुआ है। बोल रहा है इट वाज एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसको भारत में बेहतर बनाने से शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरी एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। और जो जितनी भी शक्तियाँ थी, चाहे सरकार की, क्षेत्र की, राजस्व संबंधी, सभी को ब्रिटिश क्राउन में दिया। तो आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति हुआ तो उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। फिर देखा गया कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़िया से शासन नहीं कर पाती है, तो अंग्रेज जो है एक कानून लेकर आए जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसको भारत एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया बोला गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको पावर को समाप्त करके जो ब्रिटेन की महारानी थी उसको पावर सब दे दिया। ठीक है, तो कौन सा एक्ट था दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर आप 17 देखते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कंसिडर द, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखना है हमें, तो ये रहा 17। बोला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट। देखिए भारत के संविधान में आपको पता है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है। तो ये कब दिया गया? आर्टिकल 25 से 28 में ये दिया गया है। तो उसके बारे में हमारा प्रश्न है। बोल रहा है ए पर्सन कैन नॉट बी फोर्स टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन ए स्टेट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोल रहा है जो भी अगर मान लो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अगर शैक्षणिक संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ये एकदम सही बात है। ठीक है, कि कोई भी सरकार मतलब सरकारी संस्था है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भी शिक्षण संस्थान, वहाँ पे हम ये किसी को फोर्स नहीं करते कि तुम हाथ जोड़ो, तुम मंत्र का चैंटिंग करो, नहीं बोल सकते, या तुम नमाज पढ़ो, ये सब नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो ये एकदम सही बात है। फिर बोल रहा है फी और टैक्स कैन नॉट बी लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिलीजियस एंडोमेंट एंड पिलग्रिम्स। बोला सरकार द्वारा धार्मिक विन्यासों और तीर्थ स्थल पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। गलत बात है। सरकार जो है टैक्स ले सकती है, ठीक है, लेकिन उस टैक्स का पैसा सभी धर्म को पे खर्च करेगी और वहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर है उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार जो है टैक्स ले सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी आदमी को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भैया तुम टैक्स दो किसी एक धर्म के प्रमोशन के लिए, लेकिन हाँ जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा उस टैक्स के सभी धर्म के लिए हम लोग खर्च कर सकते हैं, किसी एक धर्म पे खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन टैक्स लिया जा सकता है, सिर्फ एक धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं लिया जा सकता है। ठीक, लेकिन बहुत सारे धर्म को कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत है। तो जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा सिर्फ एक। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू नॉन रेसिडेंट इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू नॉन रेसिडेंट इंडियंस एनआरआई एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई। तो एनआरआई कौन होता है? जो भारत का है, इंडियन तो है लेकिन भारत में 6 महीना से कम रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। ठीक है, और ओसीआई क्या होता है? वो दूसरे देश का नागरिक होता है लेकिन भारत भी उसको एक नागरिकता दे देता है, उसको ओसीआई बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस है वो पूछा है। ठीक, तो देखिए बोल रहा बोथ रिक्वायर एंट्री वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस। बोल रहा दोनों को एंट्री वीज़ा की दोस्तों ज़रूरत पड़ती है। ठीक,
दोनों को, मतलब एनआरआई को और ओसीआई को भारत में आने के लिए। देखिए दोस्तों, वीज़ा की ज़रूरत किसको पड़ती है? जो भारत का नहीं है। जो एनआरआई है वो तो भारत ही है ना, तो उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके पास इंडिया का पासपोर्ट होता है, ठीक। लेकिन जो ओसीआई होता है उसके पास ओसीआई कार्ड होता है, तो एनआरआई को ज़रूरत नहीं पड़ती है वीज़ा को, ठीक है। और जो ओसीआई है दोस्तों, उसको मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया होता है, एक वीज़ा दिया जाता है, उसके आधार पे वो भारत में किसी भी पर्पज़ के लिए कितने बार भी आ सकता है और पूरे जीवन भर आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा, क्लियर। अगला है, बोथ आर एट पार इन टर्म्स ऑफ मैटर रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी। बोला कृषि या बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों के संदर्भ में दोनों की स्थिति समान है। देखिए, जो एनआरआई है दोस्तों, ठीक है, वो भारत में जो नॉर्मल आदमी कर सकता है वो भी कर सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का प्रॉपर्टी लेना हो, ख़रीदना हो, या प्लांटेशन का। लेकिन जो ओसीआई है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। बाकी मामलों में वो एनआरआई से बराबर है, लेकिन एग्रीकल्चर का परिसंपत्ति प्रॉपर्टी और प्लांटेशन प्रॉपर्टी ओसीआई नहीं ले सकता है। कौन ले सकता है? एनआरआई। एनआरआई सब काम कर सकता है जो बाकी भारत के नागरिक करते हैं, ठीक है। लेकिन ओसीआई भारत में जो है आपको नहीं खरीद सकता है एग्रीकल्चर का ज़मीन और प्लांटेशन का, ठीक। तो इसलिए भी ये भी हमारा गलत है, क्योंकि कृषि या बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों में दोनों की स्थिति समान नहीं है, दोनों की स्थिति अलग अलग है। तो कौन सा सही है दोस्तों? दोनों गलत है। तो आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में है। तो देखिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है आपको पता है भारत में एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 350 बी के तहत, ठीक है। तो बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन ईच स्टेट। बोल रहा है, भारत के प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारों के पद का प्रावधान किया गया है? नहीं, विशेष अधिकार सब राज्यों के लिए नहीं है। पूरे इंडिया में बस एक ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोस्तों ऑफिसर होता है, ठीक है। उसको अपॉइंट करता है भारत सरकार, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है, ओनली persons having experience of more than 10 years in the field of minority welfare can be appointed to the office। बोल रहा है, अगर किसी को स्पेशल ऑफिसर बनना है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, तो उसको अल्पसंख्यक कल्याण में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा कुछ दोस्तों नहीं लिखा है कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेसिडेंट को जिसको लगेगा उसको वो अपॉइंट कर देगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के बाद ये जो आदमी होता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को ही देता है, ठीक है। और ये एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 350 बी के तहत, और अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि कोई भी संविधान में उसका क्वालिफिकेशन को लेकर उल्लेख नहीं है। तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? टिक किस में मारा हुआ है? किसी में नहीं, तो दोनों गलत है। तो आंसर हो जाएगा 19 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम अब। बोल रहा है, द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया कंसिडर अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ का उल्लेख है। आपको पता है यूनियन ऑफ इंडिया में दोस्तों, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राज्य आते हैं, स्टेट, ठीक है। दो चीज़ है, एक ध्यान से पढ़िए, एक है यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब संघ, तो संघ में सिर्फ आएंगे राज्य। कौन से आएंगे? सिर्फ स्टेट, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब भारत का अगर क्षेत्र लिखा हुआ है, तो इसमें राज्य भी आता है, मतलब स्टेट भी आता है, इसमें यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश भी आता है, प्लस और भी फ्यूचर में जो भारत सरकार एरिया कैप्चर कर सकता है वो भी आता है। तो याद रखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया जो भारत का जो संघ है उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य आता है, लेकिन वहीं टेरिटरी ऑफ इंडिया में राज्य भी आता है, केंद्र शासित प्रदेश भी आता है, यूनियन टेरिटरी भी, और फ्यूचर में वो सारे टेरिटरी भी आता है जो भारत सरकार फ्यूचर में कैप्चर कर सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है, तो यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ राज्य। और वहीं पे अगर पूछता क्वेश्चन में टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है, तो राज्य भी आता है, केंद्र शासित प्रदेश भी आता है, और वो सारे फ्यूचर में एरिया आएगा जो भारत सरकार कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ हमें बात कर रहा है यूनियन ऑफ इंडिया का, तो सिर्फ इसमें होगा राज्यों का राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें यूनियन टेरिटरी नहीं आता है, और इसमें किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा अर्जित किए गए जाने वाले क्षेत्र भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 नहीं होगा, आंसर सिर्फ होगा 1। यहीं पर अगर लिख देता कि भारत का क्षेत्र में क्या आता है,
मतलब टेरिटरी में क्या क्या आता है, तो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है, लेकिन चूंकि इसमें पूछा है सिर्फ संघ, तो संघ में सिर्फ आता है राज्य, यूनियन में सिर्फ राज्य आता है। क्लियर है? ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये होगा, ये और ये गलत होगा, आंसर सिर्फ 1 होगा। क्लियर है? ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जैसे 20 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे अब। बोल रहा है नेम ऑफ द स्टेट कैन बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू ए बिल पास्ड बाय। बोल रहा है किसी भी राज्य का जो अगर नाम चेंज करना है, मान लो हमको नाम चेंज करना है, पहले बताया आपको मद्रास था, तो मद्रास का हम नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिए। ठीक है, क्लियर? जैसे कि किसी का नाम है मान लिया पौंडीचेरी, तो उसको कर दिए पुडुचेरी। तो ये जो नाम चेंज करना है तो वो किस तरह से चेंज होता है, तो आपने पढ़ा भी होगा कि आर्टिकल जो है 3 के तहत जो है नाम ये सब चेंज होता है। क्लियर? तो अगर नाम वाम चेंज करना है, ठीक है, तो उसमें हम सिंपल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट के सिंपल बहुमत से उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। 368 के अंडर सिंपल मेजोरिटी से अनुच्छेद 3 आर्टिकल जो 3 है, जिसमें नाम राज्यों का नाम ये सब चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, तो हम कर सकते हैं। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा 21 का, ये संसद के साधारण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? और ये आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो गया आंसर दोस्तों, ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, और विथ रेफरेंस टू द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वतंत्रता एंड समानता के बारे में। देखिए स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, कोई रुकावट, कोई भी चीज़ जो है कंट्रोल नहीं होना, और इक्वालिटी का क्या मतलब है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बोल रहा है कि विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। बोर्ड अगर समानता नहीं होगा लेकिन स्वतंत्रता होगा तो बहुसंख्यकों पर कुछ लोगों के आधिपत्य को स्थापित करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए संविधान में मतलब किसी भी देश में 5 लोग हैं, ठीक है, और बराबर नहीं है, लेकिन सबको बोलने का आज़ादी है, तो हो सके कुछ लोग इसमें से दबे कुचले होंगे, डिप्राइव्ड सेक्शन होगा। तो बताइए बोलने की आज़ादी तो सबको है, लेकिन कुछ लोग समाज में समानता नहीं है, तो ये जो 3-4 लोग हैं जो बहुमत में हैं, उनको ये दोनों लोग मिल के दबा देगा। देखिए आज़ादी है लेकिन चूँकि समानता नहीं है, तो क्या होगा, बहुत लोगों पे कुछ लोगों का क्या हो जाएगा, वर्चस्व। तो ये एकदम सही हो गया। क्लियर? बोल रहा है कि इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड इनहिबिट इंडिविजुअल इनिशिएटिव। बोल रहा है कि समानता है लेकिन आज़ादी नहीं है, मतलब सब लोग बराबर हैं लेकिन किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। समानता मतलब स्वतंत्रता नहीं है। जब स्वतंत्रता रहेगा यानी सिर्फ समानता रहेगा तो कोई आदमी बढ़ चढ़ के कुछ काम कर पाएगा नहीं, सब बराबर है। मतलब कोई भी अगर कुछ सोच रहा है कि हम बिजनेस चालू करेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, तो आपको स्वतंत्रता है ही नहीं। लिखा हुआ है स्वतंत्रता के बिना तो समानता तो है कि चलो सब बराबर है, लेकिन जब कुछ करने का बात हो रहा है तो आपको स्वतंत्रता नहीं है। तो जब स्वतंत्रता के बिना समानता क्या होगा, व्यक्तिगत प्रयासों को क्या करेगा, बाधित। तो ये भी सही है। तो दोनों ज़रूरी है, समानता भी ज़रूरी है और स्वतंत्रता भी ज़रूरी है, इक्वालिटी भी ज़रूरी है और लिबर्टी भी ज़रूरी है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, करेक्ट क्या है, दोनों हमारा सही है। क्यों सही है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हमारा है। आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 7वां संविधान संशोधन जब हम लोग किए थे 1956 में, तब जाके हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन दोस्तों का गठन हुआ था। ठीक है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने सलाह दिया था, उसी सलाह को मानते हुए हम लोगों ने 7वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, अलग अलग राज्य को भाषा के आधार पे दोस्तों बनाए। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन दोस्तों बना था, इसको फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फजल अली कमीशन। क्यों? क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन किया था, फजल अली। इसमें 3 लोग थे। कितने लोग थे दोस्तों, 3 लोग थे। ठीक है, कुंजरू, कौन कौन थे, कुंजरू, ठीक है, एक फजल अली हो गया, 2 लोग हो गए, और एक पनिकर था। ठीक है, तो कुंजरू, पनिकर और फजल अली 3 लोग थे। ठीक है, इसको जो है 1953 में बना था। कब बना था, 47 में नहीं, 47 में नहीं, 53 में। जब राज्य डिमांड करने लगे ना कि हमको भाषा के आधार पर ऑर्गेनाइज करो, तब जाके जो है फजल अली कमीशन बना। 1947 में नहीं बना, इसलिए पहला हमारा क्या होगा, गलत। कब बना, 1953 में। इसकी अध्यक्षता फजल अली ने किया, सही है।
इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। हाँ सही बात है। फजल अली ने ये बोला कि देखो कि आप भाषा के आधार पे राज्यों को ऑर्गेनाइज करो, लेकिन एक भाषा एक राज्य ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमको सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं करना है, और भी बहुत सारा चीज़ जैसे फाइनेंशियल देखना है, कल्चर को भी ध्यान में रख के ऑर्गेनाइज करना है, भाषा के आधार पे भी करना है, लेकिन एक राज्य एक भाषा ऐसा नहीं करना है। इसलिए इसने इस सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया था कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इसने अस्वीकार कर दिया। तो ये भी एकदम क्या है, सही। तो कौन सा सही है दोस्तों, करेक्ट पूछा है तो किसमें टिक लगा हुआ है, दूसरा और तीसरा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, कौन सा सही है, तो दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रिट जुरिसडिक्शन। रिट मतलब कि आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है। ठीक, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। रिट कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन, हैवियस कॉर्पस, मैंडमस, क्वा वारंटो, सर्टियोररी एंड प्रोहिबिशन। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हैवियस कॉर्पस मतलब प्रत्यक्ष बंदीकरण। अगर कोई आदमी किसी को अरेस्ट कर लिया है तो फिर या बंदी बना लिया है तो वो कोर्ट में जा सकता है उसको छुड़वाने के लिए। मैंडमस का मतलब होता है आदेश देना, परमादेश। कोई अगर काम ऑफिशियल काम अपना नहीं कर रहा है, सरकारी सिविल सर्वेंट, तो उसको जो है मैंडमस कोर्ट दे सकता है। क्वा वारंटो मतलब कोई भी आदमी अगर पब्लिक सरकारी पोस्ट को बिना एलिजिबिलिटी के, बिना उसका अर्हता लिए स्वीकार उस पोस्ट पे है तो उसको क्वा वारंटो हो सकता है। सर्टियोररी एक होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है रोकना। अगर कोई भी बॉडी अपना अधिकार को जो उसको नहीं करना चाहिए उसको एक्सरसाइज कर रहा है तो कोर्ट उसको रोक सकता है, और रोकने के बाद फिर वो उस केस को अपने पास सुन सकता है, उसको बोलते हैं सर्टियोररी। ठीक है, तो ये 5 टाइप का दोस्तों रिट होता है, याद रखिएगा। रिट को दोनों जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी। लेकिन हाई कोर्ट रिट जारी करता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो रिट जारी कर सकता है सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए। ठीक है, और पूरे भारत के लिए कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जारी कर सकता है रिट किसी भी इशू के लिए, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या कोई भी नॉर्मल केस हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का देखिएगा तो रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट दोनों के किसी चीज़ के लिए भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट वहीं पे कर सकता है जिस राज्य में उसका दायरा है। क्लियर, समझ में आया। अब आप बनाइए अब क्वेश्चन रिट से संबंधित। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो अब देखिए, बोल रहा है पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज रिट जुरिसडिक्शन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो है बोल सकता है कि किसी और कोर्ट को क्या मौलिक अधिकार के लिए कानून रिट कीजिए। देखिए अभी नॉर्मल के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है मौलिक अधिकार के लिए और हाई कोर्ट के पास पावर है मौलिक अधिकार के लिए। लेकिन अगर किसी और भी कोर्ट को अगर मौलिक अधिकार के लिए रिट का पावर देना है तो पार्लियामेंट ये कर सकता है। सही बात है। अगला देखिए, बोला रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ब्रॉडर देन सुप्रीम कोर्ट। बोला उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मौलिक अधिकार के प्रति है रिट का लागू करने का, लेकिन हाई कोर्ट किसी भी चीज़ के लिए कर सकता है। तो ये भी सही है। इसका मतलब हाई कोर्ट का रिट का पावर ब्रॉड है। पूरा हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज रिट जुरिसडिक्शन। बोल रहा है उच्च न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता का उपयोग करने में से मना कर सकता है। सही बात है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उसको रिट जो है करना है या नहीं करना है। ठीक है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। तो कौन सा करेक्ट है, तो तीनों हमारा करेक्ट है क्योंकि तीनों में हमारा टिक मारे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। आशा करें कि इनिशिएटिव जो है आपको पसंद आ रहा होगा और आपको दोस्तों विश्वास कीजिए आपको मदद बहुत करेगा। जब हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होगा ना तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस आप डेली जो है कंटिन्यूटी मेंटेन करके अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला देखिए, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और दूसरी तरफ है आइडियोलॉजी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, दूसरी तरफ किससे संबंधित विचारधारा है। तो देखिए अगर आपको याद करना है कि गांधी जी से रिलेटेड कौन सा चीज़ है तो आप याद कर लो कि गांधी जी ने सत्याग्रह ये सब का बात किया था, जानवर को मारना वारना नहीं है उसका बात किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात किया था, ग्राम पंचायत का ये सब का बात किया था। समझ में आया। कॉटेज इंडस्ट्री का बात किया था। तो बोल रहा है कि टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव कोऑपरेशन। तो सही बात है, व्यक्तिगत या सहकारी, यहाँ भी सहकारी चीज़ आ गया गांधी जी आ जाएंगे तो ये एकदम सही है। फिर बोल रहा है टू प्रोहिबिट द
कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। देखिए दारू वारू नहीं पीना, ये सब का भी गांधी जी के से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये लिबरलिज्म नहीं है। लिबरलिज्म बात करता है जो नॉर्मल चीज़ है, जैसे कि महिला के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब का बात करेगा, वो लिबरलिज्म है। और सोशलिज्म वर्कर, मजदूर, महिला का बात करता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके लिए है? लिबरलिज्म के लिए। किसके लिए दोस्तों? लिबरलिज्म के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो था, मादक चीज़ का प्रयोग नहीं करना, वो था गांधीवाद। और समाजवाद किस पे डिपेंड करता है? जो समाज से रिलेटेड होता है। समझ में आया? ये आपको ध्यान देना है। तो इसका मैं सॉल्यूशन दिया हूँ आपको डिटेल में, तो उसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो तीनों चीज़ आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी से क्या रिलेटेड है डीपीएसपी, लिबरलिज्म से क्या है, सोशलिज्म से क्या है। पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो जो हमारा सही है क्या है कि सिर्फ पहला ही सही है, ये और ये हमारा क्या है दोस्तों? गलत, ठीक। चलिए, तो 25 जो 5 होगा उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा सिर्फ ए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग एस्टिमेट रिगार्डिंग द जोनल काउंसिल। देखिए जो जोनल काउंसिल है दोस्तों वो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी। जब राज्य गठन होने लगे, ठीक है, तब भारत सरकार ने 7वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, जोनल जो अलग अलग जोन बनाया, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और सेंट्रल जोन। टोटल 5 जोन है, राज्यों को अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 7वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने बनाया, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब देखिए 7वां संविधान संशोधन से ज़्यादा अच्छा कहना होगा कि देखिए जब राज्य का पुनर्गठन कानून हुआ ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये हुआ 1956 में, ठीक है। तो जब स्टेट का हम लोग रीऑर्गेनाइज किए तो उसी के आधार पर हम लोगों ने जोन में भी उन लोग को कैटेगराइज कर दिए, ठीक है। और उसके लिए हम लोगों ने जोनल काउंसिल बनाए, ईस्ट जोनल काउंसिल, वेस्ट जोनल काउंसिल, नॉर्थ जोनल, साउथ जोनल। ये तो जो क्षेत्रीय परिषद है दोस्तों, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो बोला जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गलत है। और इसका जो हेड होता है दोस्तों, ठीक है, वो हमारे हेड होते हैं जोनल काउंसिल के, वो होते हैं होम मिनिस्टर। कौन होते हैं? गृह मंत्रालय। तो कोई भी जोन हो, 5 जोन का हेड कौन होगा? गृह मंत्रालय, ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, ये भी हमारा गलत है। और ये जो बॉडी होती है वो एडवाइजरी होती है, सलाहकार के रूप में ये काम करता है। इसका जो एडवाइस होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। याद रखिएगा, जिस भी संस्था का अंत में काउंसिल वर्ड है, ठीक है, परिषद वर्ड है, उसका सलाह जो होता है वो मतलब उसका जो काम होता है सलाहकार के रूप में काम करता है, एडवाइजरी के रूप में। उसका बाइंडिंग डिसीजन नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ये भी एक सलाहकार के रूप में काम करता है। जोनल काउंसिल है, वो भी सलाहकार के रूप में काम करता है। इंटर स्टेट काउंसिल है, ये भी सलाहकार में काम करता है, ठीक है। तो जिसके बॉडी में काउंसिल होता है जनरली वो सलाहकार के रूप में काम करता है। और ये लोग का जो अध्यक्ष होता है वो कोई मंत्री होता है, जिस वर्ड के अंत में काउंसिल वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा? गलत, क्योंकि इसका भी जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी नहीं होता है। तो जनरल काउंसिल हो गया। तो आंसर क्या सही है? सब गलत है, तीनों के तीनों। तो सही क्या है? कोई नहीं, ठीक है। और इसके अलावा एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी होता है, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी परिषद बनाया गया है। ये 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट के द्वारा बनाए थे, ठीक है। इसमें टोटल 8 राज्य हैं, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है उत्तर पूर्वी परिषद में टोटल 8 राज्य हैं, 7 आपका जो है नॉर्थ ईस्ट का है और 1 जो है आपका सिक्किम है। तो टोटल कितना हो गया? 8। और ये भी एक एडवाइजरी बॉडी है, लेकिन इसको नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 में बनाए थे। और बाकी जो जनरल काउंसिल है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसको हम लोग 1956 में बनाए थे। तो कौन सा सही है दोस्तों? कोई नहीं। इसीलिए हमारा जो 26 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? समझ में? आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि द टीम इंडिया विंग ऑफ द नीति आयोग कंप्राइजेज ऑफ। आपको पता है कि नीति आयोग में एक टीम इंडिया का एक विंग है, ठीक है। तो टीम इंडिया में विंग में कौन होगा? मोदी होगा कि नहीं? मोदी जी होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं बताइए? एकदम होगा, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं। तो हर जो टीम इंडिया है दोस्तों, उसमें हर राज्य के प्रतिनिधि होते हैं और उसमें सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो शायद नहीं होते हैं, बाकी सब लगभग इसके होते हैं। क्लियर? काम मकसद यही है कि पूरा भारत एक टीम के रूप में काम करेगा। तो 27 का आंसर क्या हो गया? बी। नीति आयोग के हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि नीति आयोग का अभी जो सीईओ है, ठीक है, वो कौन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पूरा कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो एक तरफ हमारा प्रोविज़न है,
प्रावधान है और दूसरी तरफ स्रोत है कि कहाँ से लिया गया। बोल रहा है जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, एकदम सही बात है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी कानून को दोबारा से संविधान को ध्यान में रखते हुए उसको देख सकता है कि ये कानून है, वो कानून संविधान के दायरे में सभी कॉन्स्टिट्यूशन के को फॉलो करता है या नहीं करता है। इसलिए हमारा पहला सही होगा। डीपीएसपी आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, वो हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से, ठीक है, कनाडा से नहीं लिए। कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं? कनाडा से हम लोग लिए हैं कि गवर्नर का पोस्ट पावरफुल होता है, ठीक है। हम लोग को जो हम लोग का रेसिडुअरी सब्जेक्ट है कि रेसिडुअरी जो चीज़ होता है वो भारत का मतलब भारत सरकार के अंदर में होता है ना। रेसिडुअरी सब्जेक्ट मतलब तीन लिस्ट होता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, बाकी चीज़ बच जाता है वो रेसिडुअरी होता है। तो रेसिडुअरी पावर किसके पास होता है? भारत सरकार के पास। तो ये वाला जो चीज़ हम लोग लिए हैं वो लिए हैं कहाँ से? कनाडा से, ठीक है। तो रेसिडुअरी लिस्ट कनाडा से लिए हैं और डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। तो रेसिडुअरी पावर ब्रिटेन से नहीं लिए हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिए हैं? कनाडा से, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से। इसलिए ये भी हमारा गलत है दोस्तों, ठीक है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं? स्पीकर का पोस्ट लिए हैं, ठीक है। संसदीय सरकार लिए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए हैं, ये सारा चीज़ लिए हैं, क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो और उसमें डिटेल में दिया है। अभी यहाँ पे जो इसका सही आंसर है सिर्फ एक ही है, केवल एक, ठीक है, क्यों हमें पूछा है सही, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सा इसमें संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब किसको हम लोग संविधान से नहीं बनाए हैं वो। तो देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, आपको पता है इसको हम लोग संवैधानिक दर्जा दोस्तों दे दिए हैं, आपको पता होगा। सब 102 संविधान संशोधन 102 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो आर्टिकल 338B के तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास दोस्तों हम लोग बनाए, सही बात है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही, है ना। जिस तरह यूपीएससी है उस तरह हमारे पास राज्य का जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये भी है, ये भी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपको पता है ये जो है संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूट से बनी है, विधान से बनी है, तो ये जो है वैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसको सीबीसी एक्ट जो है हमारा 2008 के आसपास उसके द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। सीबीसी एक्ट 2008 या 2003 है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा नहीं होगा। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आपको पता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट एक्ट के द्वारा बनाया है 1993 में, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा संविधान में उल्लेख है? राष्ट्र पिछड़ा आयोग आर्टिकल 338B और राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी उल्लेख है, ठीक है। तो ये भी, तो आंसर क्या होगा? केवल। तो कौन सा नहीं पूछा है? तो नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है? तो 3 और 4 नहीं है, तो आंसर होगा ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर यहीं पे पूछता कौन सा है तो आपको 1 और 2 होता, लेकिन पूछा नहीं है तो नहीं कौन सा नहीं है? 3 और 4 नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 3 और 4, क्लियर। तो पहला दूसरा है इसलिए ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं है इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, तो आप आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि डेली हम लोग 15 क्वेश्चन शुरू में अभी करेंगे, तो 15 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोगों ने 16 से 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस इज है। पूरा भारत के संविधान के तहत हम लोग को जो स्मारक, संस्थान और ऐतिहासिक चीज़ को प्रोटेक्ट करना है वो क्या है? आपको पता है ये दोस्तों हम लोग क्या है? ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों, फंडामेंटल। ये क्या है? देखिए अगर यहीं पे अगर लिखता, ठीक है, कि ऐसे देखिए अगर टू प्रोटेक्ट करना, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर डायरेक्ट लिखता कि ये क्या है, ठीक है, तो ये हमारा मौलिक जो है कर्तव्य है, क्योंकि ये लिखा है कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्लियर जब लिख दिया है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब आप समझिए कि आर्टिकल नंबर जो है हमारा दोस्तों 49, ठीक है, इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करेगी? नेशनल इंपॉर्टेंस को, चीज़ को, जहाँ पे राष्ट्र विरासत का धरोहर है उसको जो है क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। कौन करेगी? सरकार। टू प्रोटेक्ट करना। और यहीं पे लिखता कि कुछ नहीं लिखता, कि लिख देता कि प्रोटेक्शन ऑफ इज इट, मतलब प्रोटेक्ट करना क्या है, ठीक है, तब आप लिखते हो उसमें हम लोग का मौलिक कर्तव्य भी है। लेकिन लिख दिया है कि टू प्रोटेक्ट, यहाँ पर पढ़ो, राष्ट्र महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या
ऐतिहासिक अभिरुचि के जो स्मारक हैं, स्थानीय वस्तुओं का संरक्षण करना। तो ये आप जो यहाँ पे जब राष्ट्र महत्व लिख दिया ना, तो नेशनल इंपॉर्टेंस वाला चीज़ अनुच्छेद 49 में है, उल्लेख है। और आपको पता है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक हमारा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर क्या होगा, 30 का ए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आर्टिकल नंबर 50 और आर्टिकल नंबर 51 ये क्या है, ये दोनों चीज़ क्या है, ये मुझे लिख के बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने आज दोस्तों 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो हम लोग टोटल जो है अभी 30 क्वेश्चन तक दोस्तों कर चुके हैं। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये आपका जो है 26, आपको पता है कि यूपीएससी हमारा प्रीलिम्स है वो 26 मई 2024 तक है। ठीक है, और यूपी पीसीएस भी नेक्स्ट ईयर जो है आपका मई के ही आसपास है। तो अभी हमारे पास सभी एग्ज़ाम के लिए लगभग 1 साल है। अगर 1 साल मेरे साथ आप जुड़ के दोस्तों पढ़ाई करते हैं तो कोई माई का लाल नहीं है जो कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने से रोक पाएगा। ठीक है, ये एकदम गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा आप साल भर जब प्रैक्टिस के रहेंगे तो कोई भी आपको जो है निकालने में दिक्कत दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, बस आप मन लगा के जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, डिस्कशन देखिए और वीडियो को अच्छे से सुनिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।